नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खास जानकारी के साथ। बाराबंकी से खबर मिल रही है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कयामत का दिन अब नहीं आने वाला है। बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में कायदे से रहना होगा। युवाओं को बाराबंकी में ही रोजगार मिलेगा। डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास हुआ है और राम सबके हैं, कोई भेद नहीं है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। उन्होंने आज अपने संबोधन में कहा है कि राम सबके हैं, कोई भेद नहीं है। कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे। बाराबंकी से ये बड़ी जानकारी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान। उन्होंने कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कयामत का दिन अब नहीं आने वाला। बाबरी ढांचा दोबारा से नहीं बनने वाला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबरी ढांचे का पुनर्निर्माण कभी नहीं होने वाला। हिंदुस्तान में कायदे से रहना होगा, तभी फायदे में रहोगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का बाराबंकी में ये संबोधन और साफ तौर पे उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने वाले लोगों को साफ दो टूक संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में कायदे से रहना होगा और कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। उन्होंने कहा कि अब बाबरी ढांचा पुनर्निर्माण कभी नहीं हो सकता। साथ ही उन्होंने युवाओं को लेकर भी कहा कि बाराबंकी में ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। और ज्यादा जानकारी और बातचीत के साथ हमारे सहयोगी शिवम जायसवाल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। शिवम, और क्या कुछ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज बाराबंकी के अपने इस जनसभा में संबोधित करते हुए कहा, चूंकि साफ तौर पर यहां देखा जाए तो यूपी का माहौल खराब करने वाले उन लोगों को ये दो टूक संदेश रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ का। देखिए, बिल्कुल बाराबंकी में योगी आदित्यनाथ का दौरा रहा है और 3 बजे वो बाराबंकी पहुंचे हैं और उन्होंने साफ तौर पर खुले मंच से ये कहा है कि कानून के साथ जो खिलवाड़ करेगा उसको सीधे नरक का रास्ता दिखाया जाएगा। आज का जो कार्यक्रम रहा वो सनातन से पूरा भरा रहा। पूरे मंच पर संत दिखाई दिए और पूरा सनातन भरा पंडाल रहा और काफी भारी संख्या में लोग मुख्यमंत्री को सुनने के लिए गए और उन्होंने भरे मंच से सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथ लिया और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा है कि सनातन धर्म के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसके साथ सही नहीं होगा। उसको जो जो भी अपराध करेगा, जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे सीधे नरक का रास्ता दिखाया जाएगा। बिल्कुल शिवम, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, ये भी कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। साथ ही साथ उन्होंने बाराबंकी के युवाओं के लिए भी कहा कि अब उन्हें रोजगार बाराबंकी में ही दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी इस वक्त बाराबंकी में नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल उन्होंने अपने संबोधन में सीधे तौर पर कई मुद्दों को उठाया। उन्होंने बाराबंकी को विकास प्राधिकरण बनाने की भी बात कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बाराबंकी के युवा को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बाराबंकी में ही रोजगार मिलेगा, युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और बाराबंकी को कई सौगातें अभी मिलने वाली है। बाराबंकी विकास प्राधिकरण बनाने की भी तैयारी चल रही है। उन्होंने खुले मंच से ये सारी बातें कही हैं और उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथे लेते हुए ये भी कहा है कि जो भी सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और जो भी अपराध करेगा, जो भी अपराधी है, जो भी हम्म। कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे नरक का रास्ता दिखाया जाएगा। ठीक आज है, जो बिल्कुल। बहुत बाराबंकी में शुक्रिया शिवम इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते खबरों में आगे। लोकसभा में गरजे अखिलेश यादव। केंद्रीय बजट को लेकर मोदी सरकार पर उन्होंने तंज कसा है। कहा, बजट का कोई विजन नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि ये लोग बातों का हवा महल बना रहे हैं। अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है। बीजेपी के लोग प्रचार में सबसे आगे हैं। अखिलेश यादव का सरकार से ये सवाल। कहा, 0% बढ़ा या 18% टैरिफ। बजट में पीडीए के लिए कुछ भी नहीं है और इस डील से किसान, कारोबारी सभी को नुकसान हुआ है। बीजेपी सरकार में भेदभाव है, ये कहना है अखिलेश यादव का। उन्होंने कहा है कि अमेरिका से डील नहीं, ढील हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेंद्र यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। नरेंद्र, आज सदन में जिस तरह से अखिलेश यादव ने साफ तौर पर टैरिफ डील को लेकर भी काफी सारी बातें कही हैं, बजट को लेकर उन्होंने कहा है कि इस बजट में उन्हें कुछ भी विजन नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर जो ये बजट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, इससे विपक्ष को और क्या कुछ परेशानी नजर आ रही है?
देखिए, अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर सवाल खड़ा किया और उन्होंने कहा इसमें गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए कुछ नहीं है। विशेषकर उन्होंने किसानों पर फोकस करते हुए कहा कि जो एमएसएमई का वादा सरकार ने किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। बहुत बड़े पैमाने पर डेयरी को लेकर दुग्ध उत्पादकों के लिए उन्होंने कहा कि एमएसएमई होनी चाहिए, इस पे जो है एक रेट मिलना चाहिए। साथ ही अमेरिका के साथ जो डील हुई है उस पर उन्होंने सवालिया निशान खड़े किए कि ये बजट के पहले की डील है कि बजट के बाद में ये डील हुई, और ये डील कैसी जो एक पक्षीय है। उन्होंने साफ तौर पर कहा शून्य बढ़ा कि 18 बढ़ा। इस तरीके से बीजेपी सरकार को घेरा, बीजेपी बजट पर उन्होंने सवाल खड़ा किए। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और कहा कि जहां से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं सांसद, और वहाँ के किसानों को निराशा हाथ लगी, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। कोई एक्सप्रेस वे केंद्र की सरकार की सहायता से नहीं बनाया जा रहा है। अगर बनाया जा रहा हो तो बताएं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों की बात की, बेरोजगारों की बात की, और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार के बजट को लेकर उस पर तमाम सवालिया निशान खड़े किए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया का क्या होगा जब तमाम देशों के साथ समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड की डील हुई है, और ऐसे में मेक इन इंडिया कहाँ खड़ा होता है अगर बाहर से सामान आएंगे। तो कुल मिला के विदेश नीति पर भी सवालिया निशान खड़ा किए, और साथ ही लोगों की तरक्की के लिए जो रोड मैप था उस पर भी उन्होंने कहा कि विजन 2047 के लिए इस बजट में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव ने एक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार के बजट पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए इसे हवा महल बताया, और तमाम वर्गों के लिए जो रियायत की उम्मीद थी और जो उनको डेवलपमेंट के लिए पैकेज की उम्मीद थी उस पर खरा उतरता हुआ नहीं दिखाई पड़ा। ऐसा कुछ कहने का प्रयास अखिलेश यादव ने सदन में किया। जी ठीक है, बिल्कुल नरेंद्र। और देखिए, लगातार इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप है वो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है। साथ ही साथ अखिलेश यादव लगातार ये भी कह रहे हैं कि इस बजट का कोई विजन नहीं है। क्या इसके बाद अब पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है, या फिर पक्ष अब लगातार संसद में ही जवाब देने की तैयारी में है? देखिए, जहां सरकार ये बजट को अपना दूरगामी बजट बता रही है और देश के विकास में एक बड़ा फैक्टर इसे बता रही है कि ये एक लंबी लकीर खींचेगा और इससे पूरे देश को लाभ मिलेगा, वहीं विपक्ष के रूप में अखिलेश यादव इस बजट को झूठा साबित कर रहे हैं, इसे हवा महल बता रहे हैं और कहते हैं कि बीजेपी और बीजेपी के नेता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसको पूरा नहीं करते हैं। तो इस तरफ उनका इशारा था कि जो कुछ दिखाई पड़ रहा है, जो कुछ बातें की जा रही हैं वो धरातल पर उतरने वाली नहीं है, दिखाई पड़ने वाली नहीं है। विशेषकर उन्होंने उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया, क्योंकि उत्तर प्रदेश से ही वो सांसद हैं और आगामी 2027 में विधानसभा के चुनाव उत्तर प्रदेश में होने हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश से भी जोड़ते हुए उन्होंने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताया और साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं दिया है। तो पूरा फोकस उनका था कि केंद्रीय बजट को कहीं ना कहीं से इसे साबित किया जाए और ये बताया जाए अपने तर्कों के माध्यम से कि ये जनता के लिए उपयोगी नहीं है, और विशेषकर एक बड़ी आबादी के लिए। उन्होंने अपने संबोधन में जिक्र किया कि इसमें पीडीए के लिए कुछ नहीं है, यानी कि पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। जिस फार्मूले पर वो आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए के फार्मूले से ही चुनाव मैदान में जाएंगे, तो उसका भी जिक्र आज उन्होंने सदन में। नरेंद्र, पीडीए का जिक्र यहाँ पर अखिलेश यादव करते हुए नजर आ रहे हैं, और पीडीए फॉर्मूला जिस तरह से उनका काम करता हुआ पिछले कई चुनावों में हम देख रहे हैं कि नजर आ रहा है, तो ऐसे में पीडीए के लिए आवाज उठाना वाजिब भी बनता है। बहुत शुक्रिया नरेंद्र इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। बढ़ते खबरों में आगे खबर वाराणसी से आपको दे रहे हैं, जहां दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। दालमंडी में सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है और मीडिया को भी कवरेज करने से फिलहाल रोका गया है। 34 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है। पुलिस, पीएसी समेत आरआरएफ के जवान भी मौके पर तैनात हैं। तो फिलहाल मीडिया को भी कवरेज से रोका गया है। 34 मकानों पर ध्वस्तीकरण की जो ये कार्रवाई है ये लगातार जारी है। वाराणसी से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां दालमंडी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी है। दालमंडी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, फिलहाल मीडिया को भी वहां पे
कवरेज करने से रोका गया है। 34 मकानों को ध्वस्त किया गया है और मीडिया को भी फिलहाल वहां प्रवेश करने से रोका गया है और इसको लेकर लगातार विरोध भी हो रहा है। दालमंडी में जिस तरह से ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही है, इसको लेकर विरोध भी वहां पर लोगों का हर दिन नजर आ रहा है। इस वजह से वहां पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। पुलिस व्यवस्था वहां पर लगातार चाक चौबंद है। ध्वस्तीकरण की जो ये कार्रवाई है लगातार दालमंडी में इस वक्त जारी है। मीडिया को भी कवरेज करने से रोक दिया गया है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है ये लगातार इस वक्त जारी है। दालमंडी में पुलिस प्रशासन लगातार वहां पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था दालमंडी में और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, मीडिया को कवरेज करने से रोका गया है, लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था दालमंडी में बढ़ाई गई है। मीडिया को भी कवरेज करने से फिलहाल वहां पर रोक दिया गया है और ये कहा गया है कि वहां पे सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आ रही है सामने। दालमंडी में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। तो देखिए लगातार दालमंडी में जो ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है पिछले कई महीनों से जारी है और इसे लेकर वहां पे हर दिन विरोध का भी सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है। लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर उनकी दुकानें हैं, उनके मकान हैं जो सालों से यहाँ पर वो लोग रह रहे हैं और ऐसे में ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। तो फिलहाल पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या स्थिति है इस वक्त दालमंडी में? कितनी दुकानें और मकानें अब तक ध्वस्त कर दी गई हैं और कितनी अभी इस लिस्ट में शामिल हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि 186 पूरे भवन चिन्हित किए गए हैं। उसके अलावा 6 अन्य जो धार्मिक स्थल है, तो कुल मिला के 187 भवन धार्मिक स्थल को चिन्हित किया गया है। और आज तक की बात करें, अब तक और आज तक की बात करें तो जो पीडब्ल्यूडी के एक्सपीएन है उनका कहना है कि 50 भवनों पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है की जा चुकी है। और आज बात करें तो 21 भवन जो है लगातार उस पर जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है, मलबा भी उठाया जा रहा है। और आज अगर हम बात करें तो एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। कल का जो माहौल तनावपूर्ण था उसको देखते हुए मीडिया कर्मियों को भी आज सलाह दी गई थी कि आप अंदर ना आए, क्योंकि वहां पे जो माहौल का कल का जो तनावपूर्ण था और साथ ही जो तमाम जो मलबे गिर रहे हैं, बड़े ईंट पत्थर गिर रहे हैं ध्वस्तीकरण के दौरान, उसमें चोट ना लगे। क्योंकि पिछले दिनों देखिए लखनऊ से मीडिया कर्मी को जो कवरेज यहाँ करने आया उसके ऊपर गिर गया था पत्थर और उसको चोटिल हो गया था, तो उसको गंभीर हालत में यहाँ से जो है लखनऊ भेजा गया था। तो निश्चित तौर पे आज ही जो कार्रवाई है वो भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई। 500 से ज्यादा जो सैनिक बल और स्थानीय पुलिस, सिविल पुलिस, पीएसी के जवानों के साथ में पूरा जो तमाम जो बड़े अधिकारी थे बनारस के, वो अंदर गए थे। दालमंडी गली में 650 मीटर जो लंबी गली है उसका चौड़ीकरण होना है, लगभग 17.4 मीटर यानी कि लगभग 60 फीट के आसपास जो चौड़ीकरण होना है। तो उसको लेके तमाम जो कार्रवाई लगातार जारी है। और अभी अगर बात करें तो 28 फरवरी तक लगातार ये कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि 15 फरवरी लास्ट जो डेट थी कि 15 फरवरी तक कर लेना है, पर बीच में माघ मेला आ गया, उसकी वजह से थोड़ा कार्रवाई शिथिल हुई थी, धीमी गति चल रही थी। अब गति से पूरी पकड़ ली है और 28 फरवरी तक का इनका टारगेट है। 28 फरवरी तक पूरे जितने भी जो 186 भवन है उनको ध्वस्त कर देना है और उसके बाद जो चौड़ीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज उस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी जानकारी मिर्जापुर से आपको दे रहे हैं, जहां एसआईआर को लेकर सपा का प्रदर्शन, फॉर्म 7 का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये कहना है समाजवादी पार्टी का। एसआईआर में नाम जोड़ा नहीं बल्कि काटा जा रहा है, इसे रोका नहीं गया तो सपा आंदोलन करेगी। जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा फर्जी हस्ताक्षर की जांच की मांग भी उठी है और दोषियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग उठी है। 5 विधानसभा में साजिश का आरोप लगा है।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी आकाश दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? देखिए, आपको बता दें, आज सपा ने जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया और सपा का कहना था, जिलाध्यक्ष आए थे, सपा जिलाध्यक्ष का कहना था कि एसआईआर के द्वारा जो है लोगों का नाम जोड़ा नहीं जा रहा बल्कि काटा जा रहा है। और आपको बता दें कि विशेषकर पीडीए और मुस्लिम मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है और ऐसी स्थिति सभी पांचों विधानसभा में है जहां पर पहले से प्रिंट किया हुआ फॉर्म में एक नंबर और मतदाता का नाम लिखकर आवेदकों के द्वारा जमा किया जा रहा है। वो आवेदक जिनका नाम उसमें आ रहा है, ऐसे लोग जो इस तरीके का गलत कार्य कर रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सपा जिलाध्यक्ष ने भी कहा कि अगर सरकार या प्रशासन इस बात को ध्यान में नहीं लेती है और नहीं चेतती है तो हम लोग उसके लिए बड़ा आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, और यहाँ पे लगातार ये भी कहा जा रहा है कि नाम जोड़ा नहीं जा रहा है बल्कि काटा जा रहा है। बिल्कुल, उनका कहना था कि जो एसआईआर इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से एसआईआर को लाकर नाम जोड़ने की बात थी, ऐसे मतदाता जो कहीं छूट गए हैं या कहीं से उनका नाम नहीं है, उनको जोड़ने के लिए जो फॉर्म 7 है नए मतदाताओं को जोड़ने की बात होती है। ठीक है, बिल्कुल आकाश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। मथुरा से खबर आपको दे रहे हैं, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। जहरीला पदार्थ खाकर 5 लोगों ने जान दे दी है। दूध में मिलाकर ये जहरीला पदार्थ पिया गया है। मृतकों में 3 बच्चे और माता पिता शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद जांच में जुटी है पुलिस। महावन थाना क्षेत्र के खप्परपुर गांव का ये मामला बताया जा रहा है कि दूध में मिलाकर ये जहरीला पदार्थ परिवार के सभी सदस्यों ने पी लिया। मृतकों में 3 बच्चे और माता पिता भी शामिल हैं। तो घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर मौजूद है। इसके अलावा आप देख सकते हैं किस तरह से तस्वीरों में जो आस पड़ोस के लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हो गए हैं घर के बाहर। फिलहाल इस आत्महत्या का अब तक पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों की वजह से ये किया गया है, लेकिन मृतकों में 3 बच्चे और उनके माता पिता शामिल है। तो 5 लोगों की मौत की खबर सुन के पूरे इलाके में इस वक्त सनसनी फैल गई है। लोग घरों के बाहर इकट्ठा हो गए हैं। भारी पुलिस बल भी इस वक्त घर के बाहर मौजूद है। शवों को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आगे की तफ्तीश उसी के अनुसार की जाएगी। लेकिन बताया जा रहा है कि 5 लोगों ने दूध में जहरीला पदार्थ मिलाकर पिया है। मृतकों में 3 बच्चे हैं और उनके माता पिता शामिल हैं। और अगली बड़ी जानकारी हरदोई से मिल रही है, जहां घर में घुसकर बदमाशों का तांडव देखने को मिला है। परिजनों को बंधक बनाकर लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जहां 30,000 नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हुए हैं। जांच के लिए 3 टीमें गठित की गई हैं और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। 30,000 नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हुए हैं। बताया जा रहा है कि जांच के लिए 3 टीमें गठित भी की गई है और लगातार आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आलोक सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे लूट की वारदात को लेकर? देखिए, पहले तो आपको घटना बता दें कि आज की रात जो बीती रात है उसमें 2:30 बजे के आसपास दीवार फांद के 4 से 5 लोग आते हैं। जो पति जो अनीस है 50 वर्षीय, उसका बेटा वो बाहर आंगन में लेटा था, उसको बंधक तुरंत बना लेते हैं, रजाई उसकी खींच के। और जो बच्चे और महिलाएं हैं, बच्चियां और महिलाएं जो अंदर थी, उनको सिटकनी बंद करके बंद कर देते हैं। सीधी सी बात है कि उनको लूट करनी थी। किसी भी तरीके का कोई व्यभिचार नहीं हुआ है इस पूरी घटना में अभी तक जो पता चला है। सीधे सीधे लूट का मामला है। 30,000 रुपए नगद रखे थे और 5 तोला सोना, जो एफआईआर दर्ज कराई है इसने, वो 5 तोला सोना है, मतलब 5 साढ़े 5 लाख। लेकिन जब लेकिन उसके बाद जब ये बात पुलिस को पता चली है करीब 5 से 6 बजे के आसपास, तो कप्तान सहित सभी आला अफसर यहाँ पर पहुंचे। इसको सीएम ने भी संज्ञान लिया। उसके बाद आईजी भी शाम को आए थे यहाँ पर, एस किरण भी आए थे यहाँ पर, और पुलिस को एक पूरी बता गए हैं कि किस तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ के मामले में किसी भी तरीके की पुलिस को तो कम से कम और अपराधियों को किसी भी तरीके की खैर नहीं है अगर ये मामला खुलता नहीं। ये बड़ी घटना है, दर्दनाक घटना है, काफी संवेदनशील घटना है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस पिकेट वगैरह भी अभी 3 दिन पहले भी एक चोरी पड़ोस में हुई थी। लेकिन और आपको बता दें कि 3 दिन पहले इसी गांव में, बलकापुर जो गांव है, यही पुलिस ने रात्र में अलाव जला के और पब्लिक को समझाया बुझाया था। और यहाँ पे एक मीटिंग भी हुई थी, जो पुलिस मित्र की एक मीटिंग होती है
जो शासन से कहा गया है वो 2 दिन पहले हुई थी। लेकिन ये घटना हो जाना एक बड़ी बात है। हालांकि इस पूरे मामले में किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है, लेकिन जो धन है उसका जरूर हानि हुई है। पुलिस ने 3 टीमें लगाई हैं, थाने की पुलिस तो लगी हुई है, साथ में सर्विलांस और जो फिंगरप्रिंट्स वाले हैं ये सब लगे हुए हैं। और ये जल्दी से जल्दी कप्तान ने कहा कि इस पूरे मामले को खोला जाएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी और बातचीत के लिए। तो फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।